नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। तो मैं आज आपके लिए आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो यूपी पुलिस तथा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके वीडियो के लास्ट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम रखे हैं, जो वीडियो ये थ्योरी खत्म होने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास किसे कहते हैं। तो जो आपका होता है कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि यानी कि हाईएस्ट लॉ होती है। देश की संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। तो जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था जो सब संचालित होती है वह सब संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। तो आगे चलते हैं कि दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये कब पारित किया गया था। तो यहाँ से बहुत बढ़िया एग्जाम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो 1773 में पारित किया गया था। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब दिया है आपका कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। तो कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन प्रस्तावित किया था। तो आपको जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड थे उन्होंने उनकी सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी एक्ट के अनुसार बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ से पूछ सकते हैं आपका कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप जवाब देंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो चलते हैं अपने आगे दिया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774, यहाँ 1774 रहेगा। कोलकाता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। 1784 ईस्वी में इस एक्ट के अनुसार एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में किया गया था। तो आप जवाब देंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं कि सैनिक और असैनिक तथा राज्य से संबंधित मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। तो जो सैनिक और असैनिक तथा राज्य से संबंधित जो मामलों होगा वह आपका नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। चलते हैं आगे दिया है कि बंगाल में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। तो किस एक्ट में कर दी गई थी। तो आपको बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत के गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। तो आगे चलते हैं। आपका दिया है 1786 का अधिनियम। हम पढ़ते हैं कि 1786 का अधिनियम क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो सेनापति थे उनको शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो आप जवाब देंगे 1786 का अधिनियम के द्वारा इनकी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। दूसरा भी दिया है कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम के तहत।
अब आगे चलते हैं। आगे आपका है कि चार्टर अधिनियम 1793। इसके बारे में देख लेते हैं कि चार्टर अधिनियम 1793 क्या होता है कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो जो चार्टर अधिनियम 1793 है, इसके अंतर्गत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो अंडरलाइन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। तो जो था कि गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को स्पष्ट इसमें से अधिकार हो गया। तो चलते हैं अपने अगले एक्ट पर। अगला एक्ट है कि चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप जवाब दोगे कि चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार, जो चाय के व्यापार और एकाधिकार बना रहा। आगे चलते हैं। दूसरा इसका टॉपिक है कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। चलते हैं अपने अगले एक्ट पर। अगला एक्ट है कि चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी जो थी कि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार करने का अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ तथा चाय के व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के अधिनियम। तो आप जवाब दोगे कि चार्टर अधिनियम 1833 एक्ट के अनुसार चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो चलते हैं अपने अगले वाले पे। अगला दिया है क्या कि राजस्व पर कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों से बढ़ा दिया गया। तो जो 20 वर्षों के लिए कम किया गया था उसे पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि किस एक्ट के द्वारा। तो चार्टर अधिनियम 1833 एक्ट के द्वारा। अगला है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह अब भारत के गवर्नर जनरल हो गए और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अंडरलाइन आप कर लेना कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आप इसको याद कर लेना कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अपने अगले एक्ट पर। अगला एक्ट दिया है कि चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी कि विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो चलते हैं अपने अगले वाले पे। ये दिया आपका कि भारत शासन अधिनियम 1858। इसको देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है का शासन समाप्त कर भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा इसका जो दायित्व था वह ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि गवर्नर जनरल का जो नाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो उस समय जो जिसको हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे उसका नाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। तो आप जवाब दोगे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। अगर पूछ दिया भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो क्या जवाब दोगे। तो मैंने आपको अगले वाली वीडियो में अगले पीछे इसको पढ़ा दिया था। तो चलते हैं अपने आगे। आगे दिया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। तो चलते हैं अपने आगे।
आगे दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1861। देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियाँ विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो इस अधिनियम के द्वारा क्या था कि इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ थी उसे विकेंद्रीकरण कर दिया गया तथा प्रांत विधान परिषद की विधि निर्माण के अधिकार को प्रदान कर दिया गया। आगे दिया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी या की गई। चलते हैं अगला टॉपिक है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। आगे चलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892 में क्या है कि इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना है। क्या है कि इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय जो थे तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे। तो चलते हैं अपने अगले वाले पे। अगला दिया कि भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसको किसको नाम से जाना जाता है, तो यानी कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप जवाब दोगे कि इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वह इंग्लैंड में भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। तो चलते हैं अपने आगे दिया है कि इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इस एक्ट में मुस्लिम के लिए पृथक यानी कि अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो आगे कुछ नोट है जो आपको जानकारी हमके लिए लिए थे कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगर पूछ दिया आपको एग्जाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप टिक कराना कि लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता जो भारत के सचिव थे यानी मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है बच्चों आपके लिए कि किस एक्ट के द्वारा मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। तो आप जवाब दोगे 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अगला दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन प्रदान किया गया। तो यहाँ से पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो आप जवाब दोगे कि यही भारत शासन अधिनियम 1919। तो चलते हैं अपने आगे। अगला दिया है कि साइमन आयोग। आगे पढ़ते हैं हम कि साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग का गठन किया गया। यहाँ से पूछ सकता है कि साइमन कमीशन
यानी साइमन आयोग के नेतृत्व में कितने सदस्य वैधानिक आयोग का गठन किया गया? तो आप जवाब देकर आएंगे कि इसके सदस्य में 7 सदस्य जो थे गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट तो जो 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसकी प्रमुख सिफारिश इसके नीचे है। तो आगे चलते हैं, इसकी क्या सिफारिश थी जो सरकार ने सौंपी थी कि प्रति प्रांतों में, यहाँ प्रांतों रहेगा, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना और राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना तथा सशक्त संघ की स्थापना करना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। यह रिपोर्ट सरकार ने सौंपी थी साइमन कमीशन के अनुसार। तो चलते हैं अपने अगले पे। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो मील का पत्थर कौन साबित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियाँ थी और भारत शासन अधिनियम 1935 में 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। उस 6 सदस्य कौन है? एक बंगाल है, एक बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और एक असम है। तो चलते हैं अपने आगे। और भारत शासन अधिनियम 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई जो देश की मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के उद्देश्य से था और इसी के अंतर्गत संघीय न्यायालय का प्रावधान भी है। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो चलते अपने अगले क्रिप्स मिशन 1942 को देखते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 क्या है कि भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। आगे चलते हैं कि क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इनका ये उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी क्रिप्स मिशन के अनुसार। युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान दिन प्रति को तो आपका जो दिया है कि संविधान सभा द्वारा जिन प्रांतों को स्वीकार किया नहीं जाएगा वह भारतीय संघ से पृथक हो सकते हैं। तो जिसको यह मिशन नहीं अच्छा लगेगा तो वो आपका मतलब कि वो अपने अलग हो सकता है। तो चलते हैं अपने अगले वाले पे। दिया है कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के निर्माण को स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो जो यह क्रिप्स मिशन आया था इसमें पाकिस्तान के निर्माण को स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण यहाँ के जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और यह इसे अस्वीकार कर दिया। तो चलते हैं अपने अगले कि वेवेल योजना क्या है 1945। वेवेल योजना 1945 यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन जो प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय यानी लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वेवेल योजना की कौन
ने मतलब कौन किस नाम से जाना जाता है? तो वेबल योजना को लॉर्ड वेबल के नाम से जाना जाता है, जो 4 जून 1945 को भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल ने इस योजना की शुरुआत की। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था। वायसराय के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य सहायता में शामिल होंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया कि परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। किसके अनुसार? यानी कि वेबल योजना 1945 के अनुसार जो भारत में हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। आगे चलते हैं कि शिमला सम्मेलन 1945 क्या है? शिमला सम्मेलन 1945 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 जून 1945 को, 25 जून आप ये डेट को याद करना ना भूलें, 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने कितने लोग भाग लिए थे? तो आप जवाब दोगे 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो थे वह आपके अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो जो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको पूछेगा कि शिमला सम्मेलन का जो 25 जून 1945 को नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप जवाब दोगे नेतृत्व इसका अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अगला है कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई, शर्त यहाँ पर रहेगा कि यह शर्त की गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे। तो इसका क्या कहना है कि इस सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी थी, वायसराय के कार्य जो वायसराय का कार्य होगा वह स्वयं मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही चयन करेंगे, वह स्वयं अपना चयन करेंगे। चलते हैं अगले, कैबिनेट मिशन 1946। तो देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली यानी लेबर पार्टी ने 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को, आप ये डेट याद करना ना भूलें कि कैबिनेट मिशन 1946 यानी कि 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रही राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया। तो 22 जनवरी 1946 को भारत में जो चल रहे राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली के द्वारा यह मिशन लिया गया। तो आगे चलते हैं। आगे दिया है आपका कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स यानी AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष बने थे। तो जो सर पैथिक लॉरेंस थे इस मिशन के अध्यक्ष, उन्हीं को बनाया गया था। चलते हैं अपने आगे दिया है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यानी कि वो पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु 3 मुस्लिम इसमें शामिल थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गठन बनाया जिसका नाम अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यह 24 अगस्त 1946 को बना था। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु उस समय 3 मुस्लिम जो सदस्य बने थे। आगे चलते हैं। आगे दिया कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की भी सरकार में शामिल हो गया, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग की लड़ाई की आगे बढ़ाना था। तो चलते हैं अपने आगे क्या दिया है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे।
इस परिषद के जो अध्यक्ष थे वह लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि वायसराय, और जो इसके उपाध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो अंतिम शाखा के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने थे, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और जो इसके उपाध्यक्ष थे वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं कि अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुसलमान लीग के सदस्य नहीं थे, इस स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 जो सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। आगे चलते हैं कि देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 क्या है। तो आपका आता है आगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को यह आया। भारत के अंतिम जो वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आए ये आपको पूछ सकता है, तो अब याद कर लेना कि 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, इनका उद्देश्य यह था कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्र प्रदान करना था। तो ये मार्च में आए, फिर उन्हें 3 जून 1947 को अपना एक योजना बनाया जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया। तो जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ये तो 22 मार्च को आए और 3 जून को इनकी योजना लॉन्च हुई। आगे किया जाए इनके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं कि भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। तो इनकी जो योजना थी यह थी कि भारत का जो विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। उत्तर जो पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के जो सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे आपका दिया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहाँ से आपका भारत स्वतंत्र हुआ 1947। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उन्नीस 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिक राज्यों की स्थापना हो जाएगी और प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। जो इसके मुख्य प्रावधान किए गए थे, ये प्रावधान थे कि संविधान सभा तथा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। तो जो यह कार्य करेगी अपना वो 1935 एक्ट के अंतर्गत ही कार्य करेगी। दिया है कि दोनों आदि राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग गठित किए गए हैं जिनके अध्यक्ष होंगे सर रेडक्लिफ थे। तो जो दोनों सीमा के आयोग गठन किया गया उसके जो सर्व अध्यक्ष थे वह थे आपके सर रेडक्लिफ थे। आगे चलते हैं संविधान सभा। अब संविधान सभा पढ़ते हैं कि संविधान सभा के जो चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुई, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। तो जो भारत संविधान में चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ 1946 में, उसमें भारत की जो 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली तथा 15 सीटें छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। अगला दिया है कि देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्र एवं देशी रियासतों से चुनकर जो सदस्य अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे, तो जो पाकिस्तान में रह रहे होंगे या क्षेत्र में विभाजन के समय जो योजना स्पष्ट होने पर पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से जो चुनकर आएगा सदस्य वह भारत के संविधान में सदस्य नहीं बनेगा। चलते हैं अपने आगे दिया कि अब संविधान सभा में 389 के स्थान पर 389 अब 299 सदस्य ही रह गए हैं, जिनमें 229 सदस्य प्रांतों का तथा 70 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे दिया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वह उस समय अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
आगे चलते हैं। अगला दिया कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था? तो आप जवाब देंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से एक बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और उसके उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बने तथा जो सर B.N. राव थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। चलते अपने अगला दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि संविधान सभा जो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? वह आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव भेजा उसमें 8 अनुच्छेद शामिल थे। अगला दिया है कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित थे। आगे चलते हैं। नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति में स्वीकार कर लिया गया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव भेजा था वह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया तथा इसी के प्रवृत्त रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। देखेंगे क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि भारत की अंतरिम सदस्य में कितने सदस्य थे? तो जो भारत के अंतरिम सदस्य में कितने सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन दिया 296, 318, 313 और 316। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए 296। तो जो भारत के अंतरिम सदस्य बने तो इसमें 296 सदस्य थे। चलते दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1935 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में और 1919 के अधिनियम में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला 1919 के अधिनियम में। हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, या 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में, या 24 जनवरी 1942 को दिल्ली में, या 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में गाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। तो चलते अपने चौथे क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन आज का है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके किया गया था, कब किया गया था? तो आपके निर्वाचक मंडल द्वारा, या भारत की जनता द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि इनका जो चुनाव किया गया था वह संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो भारत की संविधान सभा गठन किया गया उसका अधिकार क्या था या आधार क्या था? आपका दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका गठित करने का आधार था। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्तियाँ प्राप्त हुई? तो किसके तहत बजट प्राप्त मतलब बहस करने की शक्तियाँ प्राप्त हुई? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं दिया क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो ढांचे को स्वीकार कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वह होगा आपका डी वाला, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत संवैधानिक विकास जो लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ। तो आपका ऑप्शन दिया है हिंदू शासनकाल में, या मुगल शासनकाल में, या ब्रिटिश शासनकाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में लोक विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में शासनकाल में हुआ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर फौजदार सिंह को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया, या कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, या आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यानी कि 7 सदस्य इसमें शामिल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यानी 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ। शिमला सम्मेलन आपका कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका, यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा डोमिनियन भारत को स्टेटस का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम को विश्वास का प्रतीक किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला, यानी कि इटली ने कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया। तो जो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, या भीमराव अम्बेडकर, या BN राव, या श्री राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि भारत के संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपके थे BN राव थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो किस अधिनियम के तहत जो थे भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये वाला चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार। तो चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। तो जो भारत का संघीय न्यायालय जो निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि वर्ष 1937 में। तो आपका 20वें का बी वाला सही होगा, वर्ष 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले